नमस्कार। सोचिए एक मामूली सा धमाका और वो कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म बन सकता है। आज का ये पूरा विश्लेषण एक ऐसी ही घटना से शुरू हो रहा है जो हमें एक ऐसी खतरनाक स्ट्रैटेजी तक ले जाएगा जो पूरे देश की सुरक्षा को चैलेंज कर सकती है। तो होता यह है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है। जब जांच शुरू होती है तो पता है शक किस पर जाता है? डॉक्टरों पर। हाँ, बिल्कुल सही सुना, डॉक्टर्स। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। एक ऐसा टेरर अटैक जिसे अंजाम देने वाले कोई मामूली लोग नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा विश्लेषण हमें कहां तक ले जाता है। शुरुआत करेंगे राजधानी में हुए उस धमाके से, फिर ओट्स की व्हाइट कॉलर जिहाद वाली थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पावर का गेम कैसे बदल रहा है और उसका इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है, जिसे सोर्स ने ढाई फ्रंट वॉर का नाम दिया है। और आखिर में हम बात करेंगे इंडिया की अपनी अंदरूनी कमजोरियों और टेररिज्म के नए पैंतरों पर। तो ठीक है, सबसे पहले उस घटना पर ही चलते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। राजधानी में हुआ वो धमाका। सोर्स के अनुसार इसका मास्टरमाइंड उमर नाम का एक सस्पेक्ट था। हुआ ये कि पकड़े जाने के डर से उसने जल्दबाजी में एक कच्चे पक्के आईडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की और बस उसी वक्त वो फट गया। मतलब जो बड़ा धमाका करने का प्लान था वो तो फेल हो गया। इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां फरीदाबाद तक पहुंची और मॉड्यूल के सारे मेंबर्स पकड़ लिए गए। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब पता चला कि इन डॉक्टर्स का कनेक्शन हरियाणा के एक ऐसे हॉस्पिटल से था जहां 40% डॉक्टर्स कश्मीर से थे। अब ये एक बहुत ही अजीब हायरिंग पैटर्न है ना? और यही घटना हमें सोर्स के एक बहुत ही गंभीर कॉन्सेप्ट की ओर ले जाती है, जिसे नाम दिया गया है व्हाइट कॉलर जिहाद। सोर्स इस खतरे को लेकर बहुत साफ चेतावनी देता है। वो कहता है, ये किसी की कल्पना का टुकड़ा नहीं है, ये समकालीन भारत की एक हकीकत है। मतलब साफ है कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं बल्कि एक असली चुनौती है। तो ये व्हाइट कॉलर जिहाद आखिर है क्या? देखिए, सोर्स इसे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता है जहां डॉक्टर्स जैसे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को पहले तो रेडिकलाइज किया जाता है और फिर उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए रिक्रूट किया जाता है। ये वो लोग नहीं हैं जो गरीब हैं या अनपढ़ हैं, नहीं, ये तो समाज के एक सम्मानित हिस्से से आते हैं। अब इस कहानी में एक इंटरनेशनल एंगल आता है। सोर्स दिल्ली की इस घटना को पाकिस्तान में हो रहे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल बदलाव से जोड़ता है और सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों घटनाओं का एक ही दिन होना सिर्फ एक इत्तेफाक था? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 10 नवंबर 2025 सुबह के वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जा रहा था जो आर्मी चीफ को अनलिमिटेड पावर देने वाला था। और फिर ठीक उसी दिन शाम को दिल्ली में यह ब्लास्ट होता है। सोर्स का यह मानना है कि इन दोनों घटनाओं का एक ही दिन होना कोई इत्तेफाक नहीं है, इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इस संशोधन से आसिम मुनीर को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का नया टाइटल मिल रहा था। इसका मतलब था तीनों सेनाओं पर पूरा कंट्रोल, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार और सबसे बड़ी बात, जिंदगी भर के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह से छूट। सीधे सीधे कहें तो आर्मी चीफ अब प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो पाकिस्तान के इस पावर शिफ्ट का इंडिया से क्या लेना देना? सोर्स के मुताबिक ये इंडिया को एक नई तरह की वॉर स्ट्रैटेजी की तरफ धकेलने की कोशिश है, जिसे ढाई फ्रंट वॉर कहा जाता है। तो सवाल तो वही है कि पाकिस्तान में सेना का इतना मजबूत होना इंडिया में टेररिज्म से कैसे जुड़ता है? सोर्स के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक पावरफुल आर्मी चीफ अब इंडिया के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये ढाई फ्रंट वॉर है क्या भला। देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चुनौती है जहां किसी देश को अपनी दो बाहरी बॉर्डर्स पर मिलिट्री खतरों का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गए दो फ्रंट, और ठीक उसी समय देश के अंदर भी बाहर की ताकतों के सपोर्ट से एक बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, और यही है वो आधा फ्रंट। इसको और आसानी से समझते हैं। बाहरी मोर्चों पर तो पड़ोसी देशों की सेनाएं होती हैं जो पारंपरिक लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ये देश के अंदर ही खोला जाता है टेरर मॉड्यूल्स, अलगाववादी और रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स के जरिए, जिनका काम होता है आतंक और अशांति फैलाना। और यही आधा फ्रंट हमें सीधा इंडिया की उन अंदरूनी कमजोरियों की तरफ ले जाता है जिनका फायदा उठाया जा रहा है। सोर्स के मुताबिक ये जो आधा फ्रंट है ना, ये हमारी ही कुछ अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाता है,
जैसे कि पब्लिक में सतर्कता की कमी, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ और ध्रुवीकरण और इलीगल इमिग्रेशन, जिससे ऐसी आबादी तैयार हो जाती है जिस पर कोई नज़र ही नहीं है। और तो और विस्फोटक बनाने के लिए फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों का आसानी से मिल जाना और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल। इस खतरे का स्केल क्या है, ये समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। सोर्स बताता है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल से 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, जिसे विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। और सिर्फ विस्फोटक ही क्यों, सोर्स एक और उदाहरण देता है कि कैसे एक ही बांग्लादेशी अप्रवासी परिवार के 10 लोग देश में अवैध रूप से रह रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की आबादी जिस पर कोई निगरानी नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। सोर्स पॉलिटिकल क्लास पर भी सवाल उठाता है, जैसा कि इस बयान में साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि कुछ नेता सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए देश को हारने के लिए तैयार हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि कैसे पॉलिटिकल प्रायोरिटीज कभी-कभी नेशनल सिक्योरिटी पर भारी पड़ जाती हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो टेररिज्म की नई और बदलती हुई चालों पर रोशनी डालता है। देखिए, आतंकवाद का चेहरा अब बदल रहा है। ये सिर्फ बम और गोलियों तक की बात नहीं रही। सोर्स के अनुसार नई रणनीतियों में अब केमिकल अटैक, हाइब्रिड वॉरफेयर यानी साइबर अटैक्स और सोशल मीडिया के जरिए समाज में टेंशन पैदा करना और इंटेलिजेंस जुटाने के लिए महिलाओं की भर्ती भी शामिल है। और इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाला पैसा वो आता है फॉरेन फंडिंग से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केमिकल खतरों से लेकर हाइब्रिड वॉर तक ये जो नई नई तरकीबें हैं, ये इस चुनौती को पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ख़तरनाक बना रही हैं। ये अब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक मल्टी डायमेंशनल लड़ाई बन चुकी है। और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे ये खतरे सिंपल बमों से निकलकर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड वॉरफेयर में बदल रहे हैं, क्या हमारा देश इसके लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की बहुत ज़रूरत है।